एक दोस्त ने मुझसे पूछा, क्या है बायोलॉजी? व्हाट इज बायोलॉजी? तो उस दोस्त से कहना चाहता हूँ मैं, तो सुनो मित्र, ये जीवन, ये मरण, तुम और हम, वे आर बायोलॉजी। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि क्या है बायोलॉजी, क्या है इसका डेली लाइफ में यूज। सच तो ये है कि बायोलॉजी है तभी हम डेली लाइफ में यूज कर पाएंगे कुछ। ये सोचना, ये बोलना, ये देखना, सब बायोलॉजी है। तू पूछता है क्या है बायोलॉजी? तो सुन मेरे मैथ विजार्ड दोस्त, बायो वो फॉर्मूला है जिसमें बेजान को जान डाल देती है। बायो वो ग्रामर है जो कुदरत को पहचान देती है। तू चाहे जितनी ट्रिगो लगा ले अपनी लाइफ में, पर असली मिंगल का फील्डिंग सेट तो बायो ही करती है। तू इंग्लिश की बातों में ग्रामर और टेंस सुधारता है, पर ये जो तेरा इमोशनल दिल है ना, ये एड्रेनलिन के दम पे धड़कता है। तू खुद को कान्हा और मुझे सुदामा कहता है ना, ये रिश्ता, ये प्रेम, इसके पीछे भी ऑक्सीटोसिन का इशारा है। तुम्हारे हार्ट का सिस्टोल डायस्टोल सब बायो है। भाई तू कहता है ना डेली लाइफ में क्या काम है बायो के, हाँ कहता है ना, कह रहा था ना कि डेली लाइफ में क्या काम है बायो का, डेली लाइफ के बायो का क्या काम है डेली लाइफ के किस्से में। तो सुन, ये जो तेरी इमोशनल बातें हैं ना ये भी आती है बायो के हिस्से में। तू ढूंढता है इक्वेशन में जिंदगी का सार, मेरे दोस्त तो सुन, कैटालिस्ट में बायो का प्यार। लोग कहते हैं ये बंदर से इंसान बने हैं, ये है इवोल्यूशन का ज्ञान। पर कृष्णा को देख के ऐसा लगता है कि डार्विन भाई थोड़े कम थे परेशान। इसका डीएनए तो वही है, पर हरकतें थोड़ा प्रिमिटिव जैसी है। लगता है नेचुरल सिलेक्शन में इसकी बारी लेट हो गई है। अब मत पूछना कि बायो का क्या काम है, क्योंकि तू खुद चलता फिरता एक बायोलॉजिकल इंसान है। हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज बायोलॉजी। तो शुरू करते हैं इसके साथ कि बायोलॉजी है क्या। तो सुनो, क्या है बायोलॉजी। सबसे पहले बायोलॉजी शब्द को समझते हैं, ये बना कैसे। अगर आप बायोलॉजी शब्द समझना चाहें तो बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना है, एक बायो, दूसरा लॉजी। बायो का मतलब क्या है, सिंपल, लाइफ। और लॉजी का मतलब, लॉजी मीन्स लोगस, और लोगस सब्जेक्ट को बोलते हैं जिसके बारे में स्टडी करते हैं। तो लोगस यानी लोगी, और लोगी एक प्रकार का सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये हो गया बायोलॉजी। अब सही शब्दों में देखें तो बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं। जी हाँ, अगर हम थोड़ा सोचें तो लाइफ का ये जवाब देता है, यानी कहीं ना कहीं बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बताता है व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है। जीवन क्या है एक बहुत ही फिलोसफिकल क्वेश्चन भी है। फिलोसफिकल क्वेश्चन इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जीवन क्या है, इस जीवन का क्या उद्देश्य है, इस जीवन में क्या करना है, क्यों आए हैं धरती पे, क्या नहीं, ये वो बहुत एवरीथिंग मैं भी नहीं जानता उतना, पर इतना ज़रूर जानता हूँ कि इसके दो आंसर हो सकते हैं। एक फिलॉसफी के हिसाब से, जो कि हम नहीं पढ़ने आए यहाँ पे, है ना, और एक बायोलॉजी के हिसाब से। जीवन क्या है इसका जवाब हमारा बायोलॉजी भी देती है। तो समझ आ रहा होगा कि बायोलॉजी हमारे पूरे लाइफ के बारे में पढ़ना है। लाइफ है क्या, ये बायोलॉजी बताती है। हमने लिख रखा है कि पहले बायोलॉजी जब सब्जेक्ट नहीं था तो वो कौन है जिन्होंने इसको सब्जेक्ट बनाया। तो फर्स्ट टाइम हम लोग जानते हैं कि एक ऐसा इंसान जिन्होंने बायोलॉजी में कई सारे ऐसे डाइवर्स सब्जेक्ट में योगदान दिया है। वो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में,
सोशल साइंस में पढ़ते हैं, हिस्ट्री में, बहुत सारी चीज़ों में। ये अरिस्टोटल, ये इंसान बहुत ग्रेटेस्ट, इनको तुम बोल सकते हो फिलोसफर ही थे। सोचते सोचते इन्होंने बायोलॉजी पर भी सोचना शुरू कर दिया और सोचते समझते कई प्रकार के प्लांट्स को, फर्स्ट टाइम इन्होंने ही प्लांट्स को सर्ब्स ट्री में बांटा था। सर्ब्स ट्री 3 क्राइटेरिया में बांट दिया था कि प्लांट 3 प्रकार के होते हैं। एक सर्ब्स जो बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े नहीं, हर्ब्स मतलब बहुत छोटे छोटे, सर्ब्स का मतलब हो गया उससे थोड़ा बड़ा, और ट्री मतलब तो जानती हैं स्ट्रॉन्ग। तो ये वही अरिस्टोटल है जहाँ हर सब्जेक्ट में आपको फादर के रूप में, हर सब्जेक्ट नहीं कह सकते, ज़्यादातर में। तो ये बहुत इनका योगदान रहा था, कब से कब तक ये है उनका जीवन मृत्यु। अब ये क्या था कि फर्स्ट टाइम इनको इसलिए फादर बोला जा रहा है क्योंकि फादर की कोई भी सब्जेक्ट का तब बोला जाता है किसी इंसान को जब उसमें अपना योगदान खूब दिया हो, और उस समय जिस समय वो सब्जेक्ट की नींव रखी जा रही थी। तो अब देखो, फर्स्ट टाइम जो है बायोलॉजी टर्म का जो सीधे तौर पे यूज किया गया कि बायोलॉजी, तो ये लैमार्क यूज करे थे, ये फ्रांस में 1802 में, और एक ये यूज करे थे जर्मनी में, है ना। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने जर्मनी में और फ्रांस में इस शब्द को फेमस किया। पर बायोलॉजी अभी भी वही है क्वेश्चन, क्या है, क्योंकि बायोलॉजी जानने के लिए हमें ये समझना होगा कि लाइफ क्या है। समझते हैं धीरे धीरे, पर अगर हम देखें तो बायोलॉजी को एक नाम से बोला जाता है, और वो नाम है साइंस ऑफ ठीक है, साइंस ऑफ एक्सेप्शंस। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जब भी देखोगे ना बायोलॉजी पढ़ने जाओगे तो इतनी डाइवर्स मिलेंगे आपको बायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि एक्चुअल में तो बायो में लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। ये लाइफ बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म ही तो होगा। तो इतने डाइवर्स आपको मिलेंगे, इतनी डाइवर्सिटी मिलेगी कि आप एक क्राइटेरिया बांटे कि चलो इस प्रकार से मैंने इसको रख दिया, इसके 4 पाँव होते हैं, ये आँख होते हैं, नाक होते हैं, ऐसे आपने कोई भी शायद मतलब क्राइटेरिया लिया, बांट दिया, पर उसमें भी एक्सेप्शन मिल जाएगा। आप हर एक क्राइटेरिया को डाल रखे हो इधर उधर उधर, पर एक्सेप्शन पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए इसको, वैसे एक्सेप्शन केमिस्ट्री में काफ़ी मिलता है पर इतना नहीं। तो इसलिए फिजिक्स में क्या है कि कुछ न्यूटन लॉ, 3 लॉ में बाबा जी ने 3 ही लॉ दिए थे, और उसमें काफ़ी सारे फिजिक्स ख़त्म हो जाती है। और कई सारे रूल्स रेगुलेशन सीखेंगे उसमें काम हो जाता है। केमिस्ट्री में भी वैसा ही कुछ है, पर यहाँ है ना बहुत सारा मतलब होते हैं डाटा। अच्छा, बायोलॉजी के तो ऐसे कई प्रकार से बांट सकते हैं, पर बायोलॉजी को हमने यहाँ पे 2 प्रकार से बांटा है। वैसे बहुत सारा होता है बायोलॉजी का पार्ट। तो हमने एक जूलॉजी और एक बोटनी। जूलॉजी का अगर फादर फिर से पूछना चाहें तो अरिस्टोटल यानी अरस्तु ही होंगे, और बोटनिस्ट जो उनके ही चेले थे जिनका नाम था थियोफ्रेटस, उनके ही चेले थियोफ्रेटस, उनके ही मीन्स अरिस्टोटल के, तो उनके ही चेले थे थियोफ्रेटस। उन्होंने बायोलॉजी का जो पार्ट बना जिसका नाम हम बोटनी कह रहे हैं, तो बोटनी का उनको फादर कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम 500 से ज़्यादा पेड़ पौधों के बारे में जानकारी हासिल करी। किस पौधा का क्या उपयोग है, इन द सेंस दवाई, या फिर अगर उसका भोजन में क्या उपयोग है, ये सारी बातें फर्स्ट टाइम इन्होंने बताया। थियोक्रेटस एक बुक लिखे थे, उसका नाम भी यहाँ लिख दिया हमने कि स्टोरी का प्लेंट्रम। तो ये बुक के माध्यम से इन्होंने पब्लिश करा और ये बताने की कोशिश करी कि क्या है प्लांट के बारे में बहुत कुछ, तो इसीलिए इनको फादर ऑफ द बोटनी कहते हैं। अच्छा, बोटनी का जो शब्द है ये एक्चुअल में बोटनी शब्द का मतलब होता है ग्रेजिंग। ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। अब वैसे बोटनी को फाइटोलॉजी बोल सकते हैं। फाइटो मतलब होता है प्लांट और लॉजी मतलब अध्ययन। तो जैसे जूलॉजी, जू मतलब होता है लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स नहीं, असल में एनिमल बोल सकते हैं। तो जू मतलब क्या हो गया, एनिमल, और लॉजी का मतलब वही लोगस, लोगस माने स्टडी, इसके बारे में जानना। तो यहाँ पे भी फाइटोलॉजी भी बोल सकते हैं। और बोटनी का मतलब उसकी ग्रेजिंग शब्द का मतलब उससे बना है, जो कि ये अर्थ बताता है कि प्लांट के बारे में पढ़ना है सीधे तौर पे अगर कहें तो ये प्लांट के बारे में पढ़ने का सब्जेक्ट है ये, और एनिमल के बारे में। वैसे
अगर आप देखना चाहें तो बायोलॉजी तो समझ में आ गया कि जिसमें लाइफ के बारे में समझते हैं, दैट इज़ अ बायोलॉजी। पर क्या आप जानते हैं कि डाइवर्सिटी तो बहुत ज़्यादा है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने हो सकते हैं? जब हम यही पढ़ने वाले हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो ये जानने ला ज़रूरी होगा ना कि कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। तो आपको मैं बता दूं कि रिसर्च करके पता लगाया जा चुका है कि दुनिया में लगभग 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज ढूंढे जा चुके हैं का मतलब ये है कि स्पीसीज तो पहले से ही होंगे ना, ऑफ कोर्स, बस उनको नाम पता कौन से क्राइटेरिया में डालना है क्या, वो सब सीखेंगे बाद में आगे आने वाले टॉपिक्स में। तो 12 लाख सिर्फ और सिर्फ एनिमल हैं और 5 लाख प्लांट और फंजाई हैं। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो पार्ट बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो 1.7 टू 1.8 मिलियन का मतलब हो गया 17 से 18 लाख स्पीसीज हैं हमारे पास, जिसमें 12 लाख एनिमल हो गए और 5 लाख प्लांट और फंजाई। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो लैमार्क साहब और वेरेनस, ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, तो अभी बात कर रहे थे कि बायोलॉजी क्या है, इसको किस प्रकार से बांटा जाता है क्या। अब हम लोग देखने वाले हैं कि उस समय जब इंसान के पास उतनी बुद्धि नहीं थी, उतना सोचने समझने की क्षमता नहीं थी, तो उस समय इंसान ने बांटने की कोशिश किया, क्योंकि बांटने का तो सिलसिला बहुत पहले से चलता आ रहा है ना। तो बांटने की कोशिश किया और उन्होंने दो प्रकार से बांटा। पहला एनिमेटेड, सीधे सीधे आप ऐसे समझो ना कि आप आसपास चीज़ों को देखते हो और उसे बांटना चाहते हो। कैसे बांटोगे जब आपके पास ज़्यादा लिमिटेड नॉलेज हो? तो ऐसे में लोगों ने क्या करा कि जो अर्ली मैन थे आदि मानव समय के, तो उन्होंने क्या करा कि बोला कि देखो, एक जो है वो ना तो चल सकता है, ना बोल सकता है, ना देख सकता है, ना उठ सकता है, ना सुन सकता है, ना कुछ कुछ कर ही नहीं सकता। तो उसको उन्होंने ए एनिमेटेड में रख दिया। और एक जो बोल सकता है, चल सकता है, देख सकता है, घूम सकता है हमारे साथ, तो उसको एनिमेटेड में रख दिया। मतलब समझिए, एनिमेटेड का मतलब है कि इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को रख दिया, लिविंग ऑर्गेनिज्म को। और ई एनिमेटेड में उन्होंने रख दिया विंड, है ना, एयर, वाटर, इन सारी चीज़ों को। वैसे चीज़ जिसको ना हम, जो ना चल सकता है ना, मतलब सीधे सीधे निर्जीव वस्तु, नॉन लिविंग थिंग्स को सीधे कहें तो, इसमें उन्होंने डाल दिया नॉन लिविंग थिंग्स को, और इसमें इन्होंने डाल दिया लिविंग ऑर्गेनिज्म को, लिविंग थिंग्स को। तो अर्ली ह्यूमन, जब उनके पास ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं था, उनका हिप्पोकैम्पस ग्रो ही कर रहा होगा, तो उस समय उन्होंने एनिमेटेड और इन एनिमेटेड में बांट दिया। अच्छा, एक सबसे इंटरेस्टिंग, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो इंसान चला गया, जो इंसान है और जो इंसान आने वाला है, उसमें क्या कॉमन है? क्या है जो सारे इंसान में कॉमन है? तो आप कह दोगे फट से डीएनए। डीएनए हम सबका कॉमन होता है। हाँ, 99% कॉमन होता है, बाकी 0 वो डिफरेंट होता है, जिससे फिंगरप्रिंट करते हैं, पता लगाते हैं, पर हाँ कॉमन है। पर मैं अगर ये पूछूं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इस धरती पे आए उनमें, और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इस धरती पे अभी रह रहे हैं और जो आने वाले हैं, उन सब में क्या कॉमन है? तो शायद आप फिर भी कहोगे डीएनए, पर मैं आपको कहूँगा आप गलत हो। क्योंकि भाई डीएनए में तो आ, अब है ना, हमारे अंदर ना डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। आप पता करोगे तो स्टार्टिंग में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता था, कई सारे बैक्टीरिया वायरस में अभी भी आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। सो दैट इज रॉन्ग। क्यों, क्या बोले हम फिर? हाँ, सही सोच रहे हो, डीएनए भी है, आरएनए भी है। तो हम डीएनए आरएनए दोनों है एक्चुअल में का। ये भी न्यूक्लिक एसिड है, ये भी न्यूक्लिक एसिड, एन फॉर न्यूक्लिक, ए फॉर एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो हम सीधे बोल देते हैं न्यूक्लिक एसिड। अगर मैं आपसे ये पूछ दूं कि जो इंसान, जानवर, पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट हो या कुछ भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, बस दैट्स इट, तो उसमें क्या कॉमन है? मतलब जो सब में एक ही चीज़ है, तो वो आप कह सकते हो
न्यूक्लिक एसिड, सारे का न्यूक्लिक एसिड एक ही था और है और रहेगा। अच्छा, अभी हमने सोचा कि बायोलॉजी को देखने का नज़रिया होता है। कहते हैं ना, सबको किसी चीज़ को देखने का अपना अपना नज़रिया होता है। नज़रिया बदलो दोस्त, रिजल्ट अपने आप बदलेगा, सफलता अपने आप मिलेगी। पता नहीं क्या क्या शायरी है। पर बायोलॉजी को देखने का क्या नज़रिया है? तो मैं सच कहूँ तो बायोलॉजी को देखने का नज़रिया क्या होना चाहिए और क्या है और किस प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से लोग दिखते हैं। तो दो व्यूज़ बताए गए यहाँ पे हमने, एक एंथ्रोपोसेंट्रिक, ठीक है, एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू और एक बायोसेंट्रिक व्यू। एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू का मतलब है कि जो ह्यूमन, एंथ्रो मीन्स हो गया ह्यूमन ऑफ कोर्स, और सेंट्रिक मतलब देखने वाला, व्यूअर, है ना। तो इसमें ये इस व्यू के हिसाब से बायोलॉजी जब शुरू में बनाई गई थी, पढ़ने का तरीका था, तो कुछ लोग जो थे बायोलॉजी को इस व्यू से देखते थे। एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू का मतलब है कि अपुनिज भगवान है, समझ रहे हो? हाँ, अपुनिज भगवान है, जो कुछ भी है मैं हूँ, मतलब भर के एकदम पूरे फुल टैंक ईगो। जब आपके अंदर ईगो आ जाता है, जब आपको लगता है कि आप ही सब कुछ हो, तो उसका विकास होना तो ऑफ कोर्स कम ही होगा। और एक है बायोसेंट्रिक व्यू। इस व्यू के हिसाब से ये कहा जाता है कि ऑल लिविंग थिंग्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि सिर्फ मैं ही भगवान नहीं हूँ, बल्कि ये वो सबके बारे में पढ़ो, सबके बारे में जानकारी ले लो। तो तुम ये बताओ, सोच के बताओ कि इसमें हम लोग सिर्फ ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, और इसमें हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, तो कौन दोनों में से कौन सा व्यू ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है और हमारे बायोलॉजी को आगे बढ़ाएगा, है ना? ऑफ कोर्स ये नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि जब ये ईगो भरा हुआ है, जब अपने आप को सुप्रीम मानता है और इसे लगता है कि इस व्यू के हिसाब से ये कह सकते हैं कि जो कुछ भी है हम ही है, हमारे अंदर पढ़ो, सिर्फ मेरे को पढ़ो, तो ये कोई बहुत अच्छा व्यू नहीं है। ये अच्छा इसलिए है क्योंकि जब आप एक्सप्लोर करते हो, अपने आसपास के लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करते हो, उसके फ़ायदे नुकसान समझते हो, तो आप उसका यूज भी तो कर सकते हो ना, है ना? मेडिसिन आप बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, तो आप यूज भी नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं बायोलॉजी सिमट के रह जाएगी। तो ऑफ कोर्स बायोसेंट्रिक व्यू इज़ अ गुड, और कई मायनों में ये गुड होता है, तो इसलिए ह्यूमन सुप्रीम। वैसे हमारा देश तो ऑलरेडी वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है, हम पूरे देश दुनिया सब एक परिवार है। इसमें बस ये था कि इसमें ऐसे देखना था कि जो हम सबसे ऊपर हैं, सबसे डेवलप हैं, बाकी सब हमारे नीचे है, और उसका कोई इज्जत नहीं। पर इसमें सब बराबर है, हम सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सब एक ही नज़रिया से देखे जाएंगे, सबके बारे में एक ही तरीके से अध्ययन किए जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देखने वाले हैं सिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटीज बेसिक सा 2 मिनट में कॉन्सेप्ट है, समझ जाओगे। देखो, मान लो ये कोई एक इंसान है, ठीक है, ये कहता है मैं बड़ा होऊंगा जी। बड़ा होकर क्या करेगा भाई? ये एक मेल इंसान है, पूछा इससे, हेलो बताइए आप बड़ा होकर क्या करना चाहते हैं? भाई बोलता है मैं दुल्हा बनूंगा जी। ये है इसके जैसा एक और इंसान। इससे पूछा तुम बड़ा होकर क्या करोगे, तो ये बोलती है मैं दुल्हन बनूंगा। ठीक है, अब हो गई दोनों की सगाई। तो इनके जो बच्चे होंगे, इनके जो बच्चे होंगे होंगे ही, ऑफ कोर्स होना ही। पर मैं यहाँ ये समझाना चाह रहा हूँ कि सिमिलैरिटीज का मतलब ये है कि जब ये पेरेंट्स हैं, ओके, तो ये जो पेरेंट्स में कुछ सिमिलैरिटीज दिखेगी, बस आप इतना समझो कि ये जो पेरेंट्स में सिमिलैरिटीज दिखेगी वो हो गई वर्टिकल सिमिलैरिटीज, और ये जो बच्चे हैं इनके अंदर सिमिलैरिटीज दिखेगी
वो हो गई क्या, बात समझो, ये इनके अंदर सिमिलरिटीज दिखेगी और इनके अंदर, लेकिन पेरेंट्स हैं उनके अंदर अगर बच्चों से दिखी तो वो क्या हो गए, वर्टिकल सिमिलरिटीज। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन समझो, सीधी बात है। जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, ऐसे, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन क्या होता है, ऐसे। तो जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, दूसरे जनरेशन से तीसरे जनरेशन, तीसरे से चौथे जनरेशन, ऊपर की ओर हम जा रहे हैं, है ना, ऐसे ऊपर क्यों जा रहे हैं, तो ऊपर क्यों जा रहे हैं, ऑफकोर्स वर्टिकल सिमिलरिटीज हो गया। यानी कि पापा से ये ऑफस्प्रिंग बोल सकते हैं इसको, या प्रोजनी बोल सकते हैं, या बच्चा पार्टी बोल लो, कुछ भी बोल लो। तो जो बच्चा और पेरेंट्स में सिमिलरिटीज है, ऑफकोर्स ये जो फादर हैं मदर हैं, इन दोनों में आपस में जो सिमिलरिटीज होगी वो, अच्छा यहाँ मिस्टेक कर लिया था, सॉरी। आपस में जो सिमिलरिटीज होगी वो हॉरिजॉन्टल, और इनके बच्चों में जो सिमिलरिटीज होगी वर्टिकल सिमिलरिटीज। वर्टिकल का मतलब कि अगर इनके बच्चे हुए तो इनके बच्चे और इनमें वर्टिकल और इनमें वर्टिकल, पर इन दोनों में आपस में हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज होगी। ठीक है, आगे बढ़ते, छोटा सा टॉपिक था बस। अब हम समझेंगे कि बायोलॉजिकल स्पेसिस का कॉन्सेप्ट क्या है। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है ताकि बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को समझे, यानी सच पूछो तो हम स्पेसिस का डिफिनेशन समझने वाले हैं। ओके, अच्छा अभी हमने तो इंटरजेनरेशन और इंट्रा जनरेशन समझा। हाँ, इंटरजेनरेशन और इंट्रा जनरेशन का मतलब कि अगर पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स ये मदर और फादर हो गए, ये दोनों आपस में कैसे सिमिलरिटीज होगी दोनों के बीच में, हॉरिजॉन्टल। और ये पेरेंट्स है उनके बच्चे, तो पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में कैसे सिमिलरिटीज होगी, वर्टिकल। तो इसी को इंटर और इंटर जनरेशन बोल रहे थे, यानी कि टू जनरेशन के बीच में सिमिलरिटीज होना, या फिर आपस में ही ऑफस्प्रिंग के बीच में सिमिलरिटीज होना। पर यहाँ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज समझ लेते हैं। एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट जिनको अलेक्जेंडर ऑफ बायोलॉजी, उनको मतलब बहुत महान ट्रिपल क्राउन से सम्मानित किया गया। सदी के मतलब अगर 100 साइंटिस्ट के लिस्ट बनाए तो उसमें उनका नाम बेशुमार आता है। तो मेयर्स उनका नाम है वैसे। तो उन्होंने स्पीसीज का बहुत सटीक और सही डिफिनेशन दिया था। वो क्या है, उन्होंने कहा कि ये भी किसी को स्पीसीज ना कहेंगे, किसे कहेंगे भाई, तो स्पीसीज हम उसे कहेंगे जब एक स्पीसीज है दूसरे स्पीसीज है आपस में मेट की। तो जब दोनों स्पीसीज आपस में मेट करके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, यानी प्रोजनी प्रोड्यूस करेंगे, सीधे शब्दों में कहें तो बच्चा प्रोड्यूस करेंगे, और अगर वो बच्चा फर्टाइल है तो वो दोनों सेम स्पीसीज के हैं, और अगर वो फर्टाइल नहीं है तो वो सेम स्पीसीज के नहीं है। तो उनका कहना बिल्कुल सिंपल और साफ था कि दो एनिमल आपस में जब ब्रीड करें, यानी कि मेट करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें, तब उन्हें हम स्पीसीज कह सकते हैं। मेरा मतलब सेम स्पीसीज कह सकते हैं। तो हमने लिखा कि अगर आपस में ब्रीड कर सके और ब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके तो वो सेम स्पीसीज के हुए। पर अभी हमने बताया था ना कि बायोलॉजी एक्सेप्शन ऑफ साइंस कहा जाता है। क्यों, देखो, एक मान लो जिसका बाप गधा है, सचमुच का गधा बोल रहा हूँ मैं, किसी के फादर को ऐसे नहीं बोलता, सॉरी सॉरी, क्यों, मैं सच के गधा की बात कर रहा हूँ। अगर एक है जो गधा है, बाप उसका गधा है, पापा गधे हैं, और बुरा मत मानना मैं सच के गधा की बात कर रहा हूँ, डोंकी जैक जिसको बोलते हैं, तो और मम्मी घोड़ी है, घोड़ी मेयर, ओके। तो फादर डंकी और मदर घोड़ी, अगर ये दोनों आपस में मेट करें, जो कि मेयर साहब ने कहा था कि दो स्पीसीज जब सेम के हो तभी मेट करेंगे, पर इन्होंने रूल तोड़ा और आपस में मेट कर लिया। तो कहते हैं कि घोड़ा गधा को कितना भी सांप से नहला दो, ये करो वो करो, वो घोड़ा थोड़ी ना लगेगा। पर यहाँ कुछ हुआ ऐसा। पर छोड़ो, ये समझो कि
आपस में मीट करा दिए गए या फिर कर लिए। तो जब वो करे तो जो मतलब आप ऐसे समझो जो बच्चा हुआ वो खच्चर हो गया, म्यूल म्यूल। अब आप ये समझो कि बाप गधा, ओके, बाप क्या, गधा, और माँ घोड़ी, तो बच्चा स्टेराइल बन गया, म्यूल। म्यूल नहीं कर सकता रिप्रोड्यूस, वो स्टेराइल है, वो नपुंसक है। ऐसा क्यों? क्योंकि मेयर साहब का रूल तोड़ा इन्होंने। हालांकि ऐसा नहीं है कि मेयर साहब रूल नहीं देते तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता इसलिए क्योंकि रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़ते हैं कि वो कोई और स्पर्म कोई और स्पीसीज का आता है तो वो रिजेक्ट कर देता है, और ज़बरदस्ती अगर आ गया तो यही होगा, स्टेराइल। अब जैसे हम लोग देखते हैं कि फादर मेल हो और मदर फीमेल। अच्छा, ये जो है ये मेल का इस प्रकार से बायोलॉजी में हम साइन यूज करेंगे, इसलिए हमने इसको लिखा कि ये मेल है और इसका मतलब फीमेल होता है, ध्यान रखने का। इसका मतलब कि ब्रीड करवा रहा है, क्रॉस, तो ह्यूमन में भी बनती है। पर यही अगर इसको हम उल्टा करके देखें, अब यहाँ पे बाप घोड़ा हो, ओके, और माय मीन्स मदर गधी हो, गधी, ओके, तो क्या होगा भाई? रूल तो यहाँ भी टूट रहा है, तो बच्चा स्टेराइल तो होना ही है, उसको हिन्नी बोलते हैं, ये भी स्टेराइल हो जाती है। ओके, आगे चलते हैं। ओके, अब हम उस साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं जिन्होंने बायोलॉजिकल स्पीसीज का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया। वो साइंटिस्ट का नाम मेयर यानी अर्नस्ट मेयर साहब है। मैंने अभी बताया कि उन्हें ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी यानी कि बायोलॉजी के 3 सबसे महान पुरस्कार जो सम्मानित किया जा सकता है उनसे किया। ये प्रोफेसर रह चुके हैं जूलॉजी का, इन्हें एकदम साहोसा बादशाह बोल दिया गया जूलॉजी का, यानी अलेक्जेंडर ऑफ जूलॉजी कह दिया गया इनको। ये अभी हमने बताया कि इन्होंने डिफिनेशन दिया था बायोलॉजिकल स्पीसीज का। ओके, तो मोस्ट दम अप्रोप्रिएट एक्सेप्टेड डिफिनेशन दिया जो सब लोग अभी भी मानते हैं कि इनका डिफिनेशन सही है। तो ये बायोलॉजिकल स्पीसीज का इन्होंने डिफिनेशन दिया था। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये मेयर साहब का ना हैंडेड थोड़ा नंबर ध्यान रखियो, क्योंकि देखो जन्म लिए मर गए 100 साल में, और दुनिया के अगर 100 महान साइंटिस्ट में लिस्ट बनाया जाएगा तो इनका नाम जरूर आएगा। इसीलिए इनको बोला जाता है डार्विन, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, यानी कि 20th सेंचुरी के डार्विन कहा जाता है इनको। और इनका जो 3 प्राइज हैं जो जिसके वजह से ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी हम बोल रहे थे, वो पहला है वेल्जमैन प्राइज जो 1983 में दिया गया था, दूसरा इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी जो 1994 में दिया गया, तीसरा कैरफोर्ड प्राइज जो कि 1999 में दिया गया था। अब हम समझते हैं कि आखिर बायोलॉजी में क्या पढ़ना है और इसका क्या स्कोप है। तो हमने मोटे मोटे तौर पे बांटने की कोशिश की है 10 पार्ट में। हालांकि ऑफ कोर्स इतना छोटा नहीं है बायोलॉजी का सिलेबस, बहुत कुछ पढ़ना होता है। अगर क्लास 6 से देखें तो क्लास 6 में बेसिकली ज़्यादातर न्यूट्रिशन पे फोकस करके देखना होता है, क्लास 7 में डाइजेशन वगैरह समझना होता है, 8 में देखें तो सेल पढ़ना होता है, हल्का फुल्का सेल टिश्यू या फिर बेसिक नॉलेज होते हैं। लेकिन आगे जाके अगर 9th से देखें तो सारी चीज़ें सिमट कितना शुरू हो जाता है। जैसे 9th में सेल पढ़ो, टिश्यू पढ़ो, फूड प्रोडक्शन पढ़ो, एनिमल हस्बेंड्री पढ़ो, है ना। 10th में जाओगे तो मिलेगा रेस्पिरेशन पढ़ने के लिए, ह्यूमन फिजियो, लाइफ प्रोसेस, यही सब चीज़ें, इवोल्यूशन, हल्का हेरिडेटरी यानी जेनेटिक्स का थोड़ा तड़का मिलेगा। पर एक्चुअल में अगर 11-12 से देखें तो जो कुछ आप 6 से 10 तक पढ़े वो सारा चीज़ कनेक्ट होने लगता है। तो बेसिकली मोटे मोटे तौर पे अगर हम कहें तो पहले मिल जाता है आपको डाइवर्सिटी पढ़ने के लिए, हाँ वही कि कितने प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, कितने भागों में बांटा गया है, कैसे उनको स्टडी करते हैं। यही यही यूनिट में आ जाएंगे कई सारे चैप्टर्स, जैसे कि अभी हम जो पढ़ने वाले हैं द लिविंग वर्ल्ड, ए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, सारे के सारे
डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड में आ जाएंगे। दूसरा यूनिट आता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स। ऑफ कोर्स नाम से पता चल रहा है कि प्लांट और एनिमल का किस प्रकार से बना है, कैसे बना है। तो इसमें बेसिकली एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे, कुछ फ्रॉग, कॉकरोच, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ये भी चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसी प्रकार से इसमें प्लांट के बारे में बहुत कुछ जानना होता है, उनके टिश्यू एनाटॉमी समझना होता है, मॉर्फोलॉजी समझना होता है। उसके बाद आता है सेल द स्ट्रक्चर। ये बेसिकली सेल बायोलॉजी है। सेल बायोलॉजी में हम वो चीज़ समझने का प्रयास करते हैं जो सेल के अंदर चल रहा होता है, जिन्हें हम देख नहीं सकते। सेल के अंदर एक लेयर बना हुआ है, उसके अंदर चीज़ें कैसी आती है, कैसी जाती है, सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं, क्या क्या पाया जाता है। क्योंकि सच तो यही है कि हम लोग जीवित हैं तो सेल की वजह से, और सेल के अंदर जो कुछ भी मेटाबॉलिज्म चल पा रहा है वो हम देख नहीं सकते। तो सेल के अंदर जो कुछ भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट क्या है, किस प्रकार से एंजाइम टूटता है, ये सब पढ़ना होता है। ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, पूरा सेल का समझना होता है। पूरा है क्या सेल, क्या होता है इसमें। तो फिर तीसरा चौथा यूनिट हम प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियो में एक्चुअली प्लांट के पूरा एनाटॉमी समझते हैं। बेसिकली एनाटॉमी नहीं कह सकते आप, ऐसे समझो कि प्लांट का पूरा प्रोसेस समझते हैं, कैसे वो रिस्पायरेशन करता है, कैसे वो अपना क्रैब साइकिल, एटीपी क्या तोड़ता है, सब सब समझते हैं। उसी प्रकार से ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया। ह्यूमन फिजियोलॉजी में वही पढ़ते हैं जैसे हमारे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन, अगर एक्सक्रीटरी जो हम खाते हैं, डाइजेशन, पचता किस प्रकार से, डाइजेशन हो गया। और पढ़ते हैं कि हम लोग सांस कैसे लेते हैं, है ना, रेस्पिरेशन, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से जानकारी लेते हैं। और न्यूरल पूरा अभी एड्रेनलिन कैसे, कौन सा हार्मोन किस प्रकार से रिलीज होता है, डोपामिन, ये यही सब चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। ह्यूमन फिजियोलॉजी समझो तो बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच जिसके वजह से ये जाना जाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इम्पोर्टेंट इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में एनिमल रिप्रोडक्शन, प्लांट रिप्रोडक्शन, किस प्रकार से एक ऑर्गेनिज्म अपने नंबर्स को बढ़ाते हैं, तो वो एक यूनिट हो जाता है। इसमें हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ते हैं। फिर आ जाता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स ऑफ कोर्स आज के समय का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तो होता है पर अच्छा टॉपिक है, बहुत ही स्कोप इसमें आज से जेनेटिक इंजीनियरिंग लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो जेनेटिक की काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, चैप्टर है, बहुत मज़ेदार है। इसमें मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ते हैं, प्रिंसिपल इनहेरिट मतलब वही मेंडल का प्रयोग हुआ था क्या नहीं, वो सब पढ़ते हैं। डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, इसका इवोल्यूशन, बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज़, कैसे डीएनए को एज ए जेनेटिक मटेरियल एक्सेप्ट किया गया था, इसके पीछे लड़ाई बहस बहुत इंटरेस्टिंग है। जेनेटिक्स मत पूछो। फिर बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के आज के समय में एक अपना मनपसंद कोई जैसे कि एक एग्जांपल के लिए हमने मान लो दुनिया बहुत ज़्यादा प्लास्टिक है, ओके, तो हम चाहते हैं कि एक ऐसा बैक्टीरिया वायरस हो जाए जो पूरा प्लास्टिक ही खाता हो। तो हम एक ऐसा बैक्टीरिया पता लगाएं जिसमें प्लास्टिक का थोड़ा बहुत खाने पचाने का उसमें गुण है। तो हम उस बैक्टीरिया में वो पार्टिकुलरली उसी जीन को, हालांकि ये सारा चीज़ जेनेटिक्स में हम सीखते हैं, बगैर जेनेटिक्स बायोटेक तो समझ नहीं आएगा। तो उस पार्टिकुलरली जीन को हम कैसे उस बैक्टीरिया में डालें और वो हम अपने पसंद का जो है उसको डाल के उसको डेवलप करवाएं, ताकि वो बैक्टीरिया वायरस जहाँ भी हम डालें वो पूरी तरह से सफाचट कर दे। तो इस प्रकार से पॉल्यूशन कंट्रोल हो। तो कई सारी चीज़ें बायोटेक में, बायोटेक आज का सबसे इंटरेस्टिंग और संभावना का सब्जेक्ट है, ये बहुत ही स्कोपेबल सब्जेक्ट है। इकोलॉजी। इकोलॉजी में पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिज्म, उनका पॉपुलेशन समझते हैं। इकोलॉजी में समझते हैं कि हमारे आसपास के जो इकोसिस्टम है, बायोटिक कंपोनेंट है। एक पुष्पाराज का गाना भी सुना होगा, पत्तियाँ खाती है सूरज के किरणें और उसको खाते हैं बकरियाँ, ऐसा करके जो भी है। तो वो एक्चुअली वो गाना आप सुनोगे ना तो ऐसा लगेगा कि जैसे कि वो इकोसिस्टम का एक मस्त पार्ट पढ़ा है। खैर, तो इकोसिस्टम में हम लोग बायोडाइवर्सिटी पढ़ते हैं, बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व करें, कैसे इसको अभी हम पढ़ रहे थे कि 17 से 18 लाख स्पीसीज हैं, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा नहीं है।
आप अगर एक इंसेक्ट पता लगाओ तो इंसेक्ट में भी कई हज़ार वैरायटी मिलेंगे, मैंगो उसमें कई हज़ार वैरायटी मिलेंगी। आप असल में जानने की कोशिश करोगे तो इतना मतलब ऐसा है कि हमारे देश में भारत भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है इस मामले में। तो दुनिया में आप ऐसे समझो कि एक स्पीसीज़ का लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में कुछ लोग किताब पढ़ रहे हैं और वो किताब पढ़ना इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस है। एक किताब ख़त्म करने में महीनों लग जाते हैं और एक तरफ से उसी लाइब्रेरी में आग लगी हुई है। तो ये सारी चीज़ें समझने को मिलता है इस चैप्टर में। आप ये समझोगे वहाँ की बायोलॉजिकल जो लाइब्रेरी है उसमें जितने भी स्पीसीज है, एक तरफ टेक्सोनॉमी खोज रहे हैं, टेक्सोनॉमी स्पीसीज खोजते हैं, तो टेक्सोनॉमी एक तरफ स्पीसीज ढूंढ रहे हैं कि चलो हमने एक स्पीसीज खोज लिया, चलो एक स्पीसीज खोज लिया इस जिसका नाम है कृष्णा गयाना, जो कि यहाँ 4 पैर 2 आँख 3 नाक का इंसान है, जो गयाना यानी गया जी में पाया जाता है। इसको गया से खोजें तो गयाना। तो आप ऐसे खोज रहे हो, पर सच क्या है कि आप एक स्पीसीज खोज के खुश हो रहे हो, पर पता चले कि हजारों स्पीसीज जिस वक्त तुमने खोजा मर गए, और वो सारी इन्वायरमेंट के वजह से, इन्वायरमेंट को सही तरीके से नहीं रखने की वजह से होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इकोलॉजी में पढ़ते हैं। और ऑफ कोर्स ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज माइक्रोब्स, यानी जिसको हम माइक्रोबायोलॉजी भी कह सकते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी में हम छोटे छोटे जीव जीव को पढ़ते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, वो हमारे साथ क्या इंटरफेयर करते हैं वो सब समझते हैं। और ह्यूमन हेल्थ में हम अपना इम्यूनिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हमने मोटा मोटा 10 क्राइटेरिया बांटा है। वैसे अगर देखें तो काफ़ी वास्ट है, पर हमने लगभग 10 में सारे को सिमटा दिए हैं। और ये जो खास करके 11th और 12th में ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। ये बेसिकली 10 यूनिट है जिसमें कई सारे चैप्टर्स आते हैं। अब हम समझने वाले हैं कि पार्ट्स ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के कितने भाग हैं वो बता देता हूँ। हमने बायोलॉजी के कुछ पार्ट्स लिख दिए, सारे पार्ट्स तो ऑफकोर्स नहीं लिखे जा सकते, क्योंकि हर एक टॉपिक से एक नया पार्ट बन जाता है और एक नई शाखा और एक नया सब्जेक्ट बन जाता है बायोलॉजी में। तो मैंने बॉटनी में डाला। बॉटनी आप लोग जानते हैं, बॉटनी का मतलब कि क्या होता है ना, प्लांट्स के बारे में जानते हैं। जूलॉजी का मतलब एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। माइक्रोबायोलॉजी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी नेक्ट आई से डिटेक्ट नहीं कर पाते, देख नहीं पाते, जिसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। जेनेटिक्स ऑफकोर्स, जीन्स क्या है, एलील क्या है, उनके बारे में पढ़ते हैं। इकोलॉजी अभी बताई हमने कि क्या है। इकोलॉजी मतलब इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, अपना इन्वायरमेंट के बारे में। ये एनाटॉमी यानी किसी भी चीज़ के अंदर देखना। फिजियोलॉजी यानी किसी भी चीज़ के अंदर के जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं, सारे प्रोसेस किस प्रकार से हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, मैकेनिज्म पूरा बॉडी को समझना। सेल बायोलॉजी ऑफकोर्स सेल के अंदर के जैसे बायोमोलिक्यूल वगैरह, ये सेल का पूरा स्ट्रक्चर फंक्शन। हिस्टोलॉजी यानी कि टिश्यू के बारे में पढ़ना। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी कि जीन्स को किस प्रकार से स्ट्रक्चर है, क्या नहीं, ये वो करना। तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी जिसमें इवोल्यूशन आ जाता है। तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी यानी कि हम सुना होगा हमने कि बंदर से इंसान बना, तो बंदर किससे बना, तो वो इससे बना। सबसे पहले कौन आया, तो सबसे पहले कौन है, आर्कियोबैक्टीरिया आया। आर्कियोबैक्टीरिया से ये बना वो बना, ऐसे करके। तब आर्कियोबैक्टीरिया कैसे बना, तो वो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपस में एक जगह हुए। दुनिया कहाँ से आया, तो ये जो सवाल है, ये सारे सवालों का जवाब यहाँ मिलता है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में। हाँ ऑफकोर्स आजकल नए नए कई सारे केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मिलने से बायोकेमिस्ट्री आज बहुत ही स्कोपेबल है बायोटेक्नोलॉजी के जैसा। इम्यूनोलॉजी जिसमें इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। प्लेंटोलॉजी यानी कि हम लोग पता लगाने की कोशिश करते हैं, सबूत इकट्ठा करते हैं हम अपना डेवलपमेंट के लिए। तो वो सब प्लेंटोलॉजी। मैराइन बायोलॉजी, समुद्र, हम लोग पृथ्वी पर क्या है, किधर कौन जीव जंतु है, वो सब तो छान मार ही चुके हैं, फिर भी बहुत कुछ खोजना बाकी है। लेकिन हम लोग समुद्र में भी जानना चाहते हैं कि इतना बड़ा समुद्र है, 3 हिस्सा समुद्र है, तो थोड़ा समुद्र में भी देखिए कि कौन से जीव जंतु किधर हैं, क्या है, कितनी डाइवर्सिटी है, किस प्रकार से रहते हैं। तो भाई कई सारी चीज़ें हैं ना जो समुद्र में है, उसके बारे में हमें नहीं पता। हम नहीं जानते समुद्र की गहराइयों में कौन सा जीव जंतु किस प्रकार से रह रहा है, क्या हल्का फुल्का कुछ चीज़ों के बारे में पता है। तो उतना बड़ा समुद्र है ना। तो मैराइन बायोलॉजी,
कुछ कई सारी चीज़ें जो हमारे लिए यूज़फुल हो सकती हैं उसके बारे में पता लगाएंगे। न्यूरोबायोलॉजी, दिमाग का पूरा, है ना। वायरोलॉजी यानी कि वायरस के बारे में पढ़ना, एनाटॉमी इंसेक्ट के बारे में पढ़ना, और बैक्टीरिया के बारे में तो पढ़ेंगे बैक्टीरियोलॉजी। ऑफ कोर्स ये हमने जोड़ दिया लास्ट में बायोफिजिक्स। हाँ, बायोफिजिक्स अब आने वाले कुछ समय में हो सकता है एक शाखा बन जाए, और मे भी बन भी गया होगा, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो बायोलॉजी में भी महारत हासिल कर ली और फिजिक्स में। आमतौर पे क्या होता है कि बायोलॉजी वो बच्चे लेते हैं जिनका मैथ्स कमज़ोर होता है, तो मैथ्स कमज़ोर होना यानी फिजिक्स ऑटोमेटिकली कमज़ोर होना। तो ज़्यादातर वैसा बायोफिजिक्स में कुछ वैसा लोग काम नहीं करते, पर अभी बहुत स्कोप है बायोफिजिक्स, क्योंकि एक ऐसा फील्ड है जिसमें हमने कुछ किया ही नहीं, है ना। तो आप एक ऐसे फील्ड में पैर रखने वाले हो जिसमें कुछ हुआ ही नहीं है, और आप उसमें फर्स्ट टाइम इंटर करें, तो आप तो उस फील्ड के बादशाह बन गए ना। तो इसलिए इसमें ऑफ कोर्स बायोफिजिक्स एक ऐसा शाखा है जिसमें मैथ्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की बहुत ही नेक्स्ट लेवल जानकारी होनी चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी शाखाएं हैं, तो लिखने पे आ जाए तो बहुत कुछ हो जाएगा, पर इतना ही रहने देते हैं मोटा मोटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, ये सारी नेक्स्ट वीडियो में कर देते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने वाला हूँ उसमें बहुत ही तगड़ी और अच्छे से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा फटाफट से। ओके, ठीक है, तब तक चलते हैं।